अच्छा, ये हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, तो इसके अंदर दोबारा से जो है ना वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि यकीनन हमने जो है ना कहा इसका काम आगे तक प्रोसीड किया नहीं था। तो दरमियान में लाइट चली गई थी, तो इसको दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। यहाँ पे आते हैं गूगल पे। सिंपल हमने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है भाई, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो सारे सवालात कर रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं डॉट कर रहा हूँ। डॉट का मतलब यकीनन आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जिस फोल्डर में मौजूद हैं, हम नेक्स्ट 01 पे हैं, तो यहीं पे सारी चीज़ें स्प्रेड करनी है आपने। अच्छा, उसके बाद हमने कस्टमाइज सेटिंग को सिलेक्ट किया था। टाइप स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। लिंटर हम ये लिंट का यूज़ कर रहे थे। रिएक्ट कंपाइलर को हमने नो किया था। टेलवेंट सीएसएस को येस, और उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी को भी हमने नो किया था, और ऐप राउटर को यस। इंपोर्ट एलियास के बारे में भी हमने देखा था, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। एजेंट्स को हम देख रहे थे, और मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि एजेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपको रिकमेंड कर रहा है इसको येस रहने देते हैं। अगर आपने येस कर दिया, एजेंट्स नहीं है, तब भी कोई आपके पास एरर, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चल के आप जो है ना उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपके पास एमडी की फ़ाइल वगैरह होगी, तो सिंपल वहाँ से आप ये सारा काम करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको अभी येस कर देते हैं। और ये जो है ना इसकी डिपेंडेंसीज़ और डेव डिपेंडेंसीज़ जो होती है ना, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर है, इसको जल्दी से ओपन करवा देंगे वी एस कोड। सही भाई, वी एस कोड में मैंने ओपन करवा दिया, और यहाँ पे हमारे पास फोल्डर्स वगैरह आ चुके हैं जो कि नेक्स्ट जेस के अंदर होते हैं। जिस तरह से रिएक्ट के अंदर भी कुछ फोल्डर्स और फाइल्स वगैरह आपने देखी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें कोई एआई टूल की नीड नहीं है, तो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे आते हैं ज़रा कि सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं क्या। नहीं, अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, सारी चीज़ों को ये इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, जब तक ये कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसीज़ को ये इंस्टॉल कर रहा है ना, तो डिपेंडेंसीज़ तो हमें पता है कि वो सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेव डिपेंडेंसी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? सही है, जो पैकेजेस हमें डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए। ठीक है, और जो पैकेज हमें प्रोडक्शन के टाइम और डेवलपमेंट के टाइम दोनों पे चाहिए, तो उसको हम डिपेंडेंसीज़ के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसको आप जो है ना प्रोडक्शन डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, सब कुछ जो है ना प्रोसीड हो गया, मतलब प्रॉपर सारा काम हो चुका है, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। अब आते हैं ज़रा इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, फ़ोल्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझनी है। एक एक करके भी सबको देखेंगे। सबसे पहले आके टर्मिनल पे इस प्रोजेक्ट को चला कर देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, हम स्विच करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे स्विच करने के बाद मैं चेक करूँगा मैं नेक्स्ट 01 पे हूँ, और पैकेज डॉट जेसोन कहाँ पे है, नेक्स्ट 01 पे। ठीक है, इन केस अगर मैंने यहाँ पे डॉट नहीं किया होता, किसी फोल्डर का नाम रखा होता ना, तो पैकेज डॉट जेसोन उस फोल्डर के अंदर होता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, सीडी और उस फोल्डर का नाम, ताकि मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँ। उसके बाद जहाँ पे भी बेसिकली पैकेज डॉट जेसोन है, वहाँ पे आप कमांड्स वगैरह चलाते हो, क्योंकि असल कमांड्स तो यहीं पे लिखे हुए हैं ना। ये सारी चीज़ें आपने रिएक्ट के अंदर देखी होंगी, असल स्क्रिप्ट तो आपके पास यहीं पे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या बताया कि npm रन डेव चलेगा आपके पास। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने CRA पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे डेव है। वाईटे के अंदर सिंपल डेव चलता है, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट पे आपको डेव मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको npm रन डेव कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपका जो है ना ये लोकल नेटवर्क पे चल रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंटरनेट सेम है, तो आप अपने पीसी में भी इस नेटवर्क के लिंक को अगर रखेंगे, तो आपके पास ये वाली एप्लीकेशन चलेगी जो मैं यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। इवन अगर आपके मोबाइल में भी इंटरनेट सेम है, तो आप इसको मोबाइल में भी चलाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये कोई लाइव नहीं है, ये सिंपल आपके लोकल नेटवर्क से चल रहा होता है। ठीक है, और फिलहाल अभी इसने बताया कि यहाँ पे जो लोकली है ना, नेटवर्क के अलावा जो लोकली है, वो लोकल उस 3000 पोर्ट पे चल रहा है।
और इसको कॉपी करने के चक्कर में यहाँ पे जो है ना मैंने इसको टर्मिनल को बंद कर दिया। तो इसको दोबारा से npm run dev। सही भाई। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यकीनन ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, सर्वर से आ रही है। क्लाइंट साइड पे होता तो ये फ़ौरन से लोड हो जाता ना, तो सारी चीज़ें सर्वर ने ही भेजनी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको कंपाइल वगैरह करेगा। अच्छा ये इसने जो है ना यहाँ से रिस्पांस भेज दिया और 200 के रिस्पांस जा रहा है। तो 200 का मतलब ओके था ना, 404 का मतलब नॉट फाउंड था। तो यहाँ पे सिंपल 3000 के ऊपर ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट.जेएस का जो है ना जो बॉयलर टेम्पलेट होता है वो हमें दिखाई दे रहा है। याद रहे बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, सर्वर से। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें सर्वर से आ रही, ठीक है, वो सारी कहानी हम देख लेंगे। थोड़ा बहुत फाइल्स और फोल्डर स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं ताकि जो ना थोड़ी बहुत आसानी हमें हो जाए। अच्छा खैर रिएक्ट आप लोगों ने पढ़ी भी तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि इस फाइल के अंदर रखा हुआ है डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी। इसका डिफरेंस आप लोगों को यकीनन पता है। स्क्रिप्ट्स का आपको पता है कि सिंपल अगर हम बिल्ड चलाएंगे तो उस प्रोजेक्ट का बिल्ड क्रिएट हो जाएगा। किसी को पता है बिल्ड क्या होता है या हम बिल्ड क्यों बनाते हैं? हाँ डिस्ट नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर होता है क्या डिस्ट के अंदर? सही है, सही है, सही है, ठीक है, जवाब तो सही है। ये वाला काम हम करते हैं लेकिन असल ये आंसर प्रॉपर है नहीं। कोई मुझे बता सकता है? यस, हाँ प्रोडक्शन के लिए होता है, यही सेम आंसर इन्होंने भी दिया। असल जो बिल्ड है ना वो आपका कोड समझ लो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जांपल सारे के सारे कोड को उसने एक ही फाइल में रख देना होता है। इसका फ़ायदा आपको पता है क्या मिलता है? अगर ये लोकल जिस तरह से कोड रखा हुआ है इस तरह से आप चलाओगे ना तो ये एप्लीकेशन स्लो होती है। बिल्ड वाली एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती है। मतलब अगर आपने किसी एप्लीकेशन की बिल्ड निकाली है ना तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। आप कभी बिल्ड चला कर देखना लोकल पे तो आपको जो है ना वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा कि बिल्ड की एप्लीकेशन बहुत फास्ट चल रही होती है और ये वाली जो नॉर्मल आप जो लोकल चला रहे होते हो ये थोड़ा सा स्लो होता है। एक फ़ायदा ये है। दूसरा इन्होंने बताया कि सिंपल इसको जो है ना जब हम डिप्लॉय करते हैं लाइव करते हैं तो हम बिल्ड बनाकर करते हैं तो सिंपल आपके पास कोड वगैरह जो है ना उस हालत में नहीं रहता जिस हालत में आपने रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कहीं पे जो है ना रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि आपने कोई वीपीएस सर्वर या कोई सी पैनल वगैरह लिया हुआ है तो वहाँ पे आपने बिल्ड को ही रखना होता है, ठीक है। सी पैनल या किसी को पता है वीपीएस सर्वर के बारे में कि क्या होता है वीपीएस सर्वर या सी पैनल? यस, क्या होता है? हाँ बताओ वीपीएस क्या होता है? सही है, उसके थ्रू हम क्या कर क्या सकते हैं? हाँ, जिस लोकेशन का वीपीएस होगा क्या मतलब? नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मकसद क्या है, इस लोकेशन पे क्या रखा हुआ है? वीपीएस तो हो सकता है कोई नॉन टेक्निकल बंदे को समझ में भी नहीं आए। सर्वर होता है, वेरी गुड, बढ़िया। वीपीएस हमारे पास एक अदर सर्वर होता है जिसके ऊपर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करते वक्त हमेशा आपकी एप्लीकेशन सर्वर पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसका एक्सेस आपको और जगह से चाहिए। तो जो वीपीएस सर्वर्स वगैरह जो है ना ये सारे सर्वर्स वगैरह ख़रीदे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने फ्री पे देखा हुआ है वर्सल वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में होता क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर कि आपने कोई वीपीएस सर्वर वगैरह लिया हुआ है और उस सर्वर के ऊपर सिंपल आपकी जो है ना पूरी की पूरी एप्लीकेशन चल रही होती है। तो इसका बिल्ड बना के उस सर्वर के ऊपर रखा जाता है। एक तो बिल्ड बनाने से इस एप्लीकेशन का जो लोड होता है ना, मतलब अगर ये अभी एप्लीकेशन 5 MB की है तो वो तकरीबन 1 MB पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा होता है, सर्वर का लोड कम होता है, ठीक है। तो सिंपल जो है ना आप क्या करते हैं बिल्ड बना के किसी सर्वर पे रख देते हैं और फिर उसके बाद उसी सर्वर से अपने डोमेन को अटैच कर देते हैं। डोमेन भी आपने परचेज़ करना होता है, कहीं से भी आप कर सकते हो। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे इनिशियली जब हम देख रहे थे मॉड्यूल 1 में, तो आपने गो डैडी देखा होगा, गो डैडी का नाम सुना होगा, ठीक है। गो डैडी के अलावा आपके पास नेम चीप होता है
और भी बहुत सारे हैं फेमस हैं। तो आपका जहाँ से भी दिल करता है आपने डोमेन खरीदा, उस VPS सर्वर से आप अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो VPS सर्वर में दो तरह का काम होता है, एक तो टर्मिनल बेस होता है, दूसरा वो आपको cPanel देता है कि आप सिंपल डैशबोर्ड की तरह चीज़ें आ जाती हैं, आप वहाँ से चीज़ें मैनेज करते हैं। खैर ये सारी चीज़ें बात की है, उसको आप लोग देखेंगे, लेकिन सिर्फ आप इतना समझ लो कि जब आप एप्लीकेशन को लाइव करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको बिल्ड की ज़रूरत पड़ती है। अभी डेवलपमेंट के टाइम पे बिल्ड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं ज़रा यहाँ पे नेम लिखा हुआ है सबसे जो ना फर्स्ट पे लाइन नंबर 2 के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट का नाम है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। नाम हमने जो फोल्डर का रखा था वही प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा, ये वर्जन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 0.1.0 है। इस वर्जन्स के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना होता है, कोई मेजर चेंज है तो आप इसको अपडेट करते हैं, कोई माइनर चेंज है तो दूसरे वाले को अपडेट, तीसरा वाला कब, जब आपने कोई बग वगैरह फिक्स किया होता है, ठीक है। इसी तरह से प्राइवेट या पब्लिक इसको क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जब आप इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं तो पैकेज और जेसन के अंदर कुछ और भी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आप वर्सल पे कर रहे हैं तो वर्सल की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आप वर्सल ना भी करो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आते हैं पब्लिक फोल्डर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें वही है जो रिएक्ट के अंदर होती हैं, और एजेंट्स का हमने डिस्कस कर लिया था, इसके अंदर आपके एजेंट्स आएंगे। फिलहाल इन सब चीज़ों से भी हमारा लेना देना नहीं। डॉट गेट इग्नोर भी पब्लिक अपना रिएक्ट के अंदर होता है कि जो फाइल इसके अंदर होंगी गेट उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा और गिटहब पे पुश नहीं करेगा। अच्छा, कौन से फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं जिसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते? एक तो नोड मॉड्यूल्स है, इसके अलावा ENV के अंदर क्या होता है? क्या होता है भाई हसान? सीक्रेट कीज़ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव डेटा आपका हो सकता है, चाहे वो सीक्रेट की हो, किसी डेटाबेस का URI हो XYZ, किसी क्लाउड का URI हो, कोई होस्ट नेम हो, पासवर्ड हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, ठीक है। सेंसिटिव डेटा ENV के अंदर होता है, आप उसको कभी भी गिटहब पे पुश नहीं करते। अच्छा, अब आते हैं ज़रा पब्लिक में। पब्लिक आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है रिएक्ट के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो चीज़ें आप रखेंगे वो पब्लिकली ब्राउज़र पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो सिंपल जो है ना यहाँ पे पब्लिक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह को रख सकते हैं। इमेजेस वगैरह आपको चाहिए होते हैं तो सिंपल आप इसको जो है ना पब्लिक के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे सारे जो है ना इमेजेस और आइकॉन्स रखे हुए हैं। SVG फाइल, SVG फाइल किसी को पता है क्या होता है? हाँ भाई, SVG फाइल क्या होता है, किसी को पता है? तलाल, SVG फाइल के बारे में पता है? हाँ भाई, आप बताओ क्या चीज़? हाँ बिल्कुल सही है, वेक्टर इमेजेस होते हैं। ये एक ऐसा खास फॉर्मेट होता है जो इमेजेस आपके पास पिक्सलेट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना SVG फॉर्मेट आपके पास होता है। जैसे कि ये सारे इमेजेस हैं ना, इसको आप जितना भी जूम करोगे ये पिक्सलेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो खैर अभी इस पब्लिक को बंद करते हैं। नोड मॉड्यूल्स आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है नहीं होता है, रिएक्ट के अंदर आपने देखा हुआ है। अब ज़रा आ जाते हैं इस ऐप के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऐप के अंदर जो है ना यहाँ पे हमारे पास page.js है। page.js के अंदर जो भी कोड होगा वो सिंपल मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। इसका मतलब ये सारी कहानी अभी page.js के अंदर हुई हुई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं page.js। अच्छा, page.js के अंदर जो है सिंपल यहाँ पे हमारे पास वो सारा JSX लिखा हुआ है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, JSX और JS में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे? JSX और JS में क्या डिफरेंस है? यस, आप बताओ। JSX में हम HTML, अच्छा HTML सही टर्म नहीं है, JSX में हम XML लिख सकते हैं, ठीक है। XML भी लिख सकते हैं साथ साथ। इस वजह से वो फाइल जो है ना आपके JSX की फाइल होती है कि जावास्क्रिप्ट के साथ XML भी चलेगी। और JS फाइल के अंदर सिंपल आप क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारी जो फाइल्स होती हैं ना वो JSX की फाइल होती हैं। आप इसका नाम भले JS रखो, इससे प्रॉब्लम नहीं। जैसे रिएक्ट के अंदर आप चाहो तो JSX रखो या तो आप JS रखो। CRA की मैं बात कर रहा हूँ, YTA आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। YTA आपको कहता है कि आप JSX ही इसका नाम रखें। तो यहाँ पे भी आपको अलाउ है, आप नाम JS रखें, JSX रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे JSX चला सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ XML चला सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स टाइप का काम हुआ है, ठीक है। जिस तरह से आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ना रिएक्ट के अंदर, उसी तरह से यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सब कुछ एम्प्टी कर देता हूँ। कंपोनेंट क्रिएट कैसे होता था, किसी को याद है? सही है भाई, तो सिंपल यहाँ पे हमने कंपोनेंट बनाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और सिंपल ये RFC आपके पास तभी चलेगा जब आपके पास एक एक्सटेंशन होना चाहिए। कौन सा एक्सटेंशन है ये 7, ठीक है। तो ये वाला एक्सटेंशन अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है RFC आपके पास नहीं चले। तो सिंपल जो है ना, आप इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना ताकि ये प्रॉब्लम आपके पास ना आए। अच्छा यहाँ पे आते हैं, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन स्लैश पेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना स्लैश पेज के अंदर ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो आपने एक्सपोर्ट वगैरह किया हुआ है उसमें कोई ना कोई इशू आ रहा। भी देखते हैं क्या इशू आ रहा है, ज़रा इसके प्रीवियस कोड में आते देखते हैं वहाँ पे काम हो कैसे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सारा काम है। सबसे पहले तो मैं इसको कर दूँगा एम्प्टी, सही है भाई। इसको मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ। देखो सारी चीज़ें वही है, कहीं पे कोई मसला नहीं है। सिंपल ये जो page.js है ना, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है होम, ठीक है। ये कहता है कि फंक्शन का नाम आप कुछ दूसरा रखो, मतलब पेज के अलावा, उससे आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है ना कंपोनेंट वाला काम उस तरह से नहीं चल रहा है। ये बेसिकली असल में आपके पेज बने हुए, ठीक है। जैसे कि रिएक्ट के अंदर पेज नहीं होता ना, वो तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो वहाँ पे आपके पास क्या चलता है, कंपोनेंट बेस्ड राउटिंग चलती है, जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम वगैरह से आप करते हो। यहाँ पे आपके पास फाइल बेस्ड राउटिंग चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने होम के अंदर रखा, होम के अंदर जो है ना आपने रखा डिव, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये मुझे जो है ना डिव नहीं लिखने दे रहा, बल्कि लिखने देगा, मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये JS की फ़ाइल बनी हुई है। असल में JSX में चला तो सकता हूँ खुद से लिख के, लेकिन मैं एक काम करूँगा छोटा सा, ये जावास्क्रिप्ट आ रहा है ना, इसको मैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर देता हूँ, सही भाई। अब ये सिंपल जो है ना, ये समझ गया है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, JSX वाला है। यहाँ पे इसका आइकॉन चेंज हो गया। अब मैं सिंपल डिव लिख रहा हूँ, डिव। अब देखो ये चीज़ चल गई, सही है। तो क्या चीज़, ये जस्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट था ना, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को मैंने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर दिया, ठीक है, JSX कर दिया बेसिकली, ताकि जो है ना ये बेसिकली इंटेलिसिस मुझे देगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मैनुअली लिख सकता था, वो उसका इशू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इंटेलिसिस मुझे बेहतर मिले तो इसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया। या एक और आसान इसका हल है, आप JS की जगह JSX फाइल बनाओ, ठीक है। तो ये काम भी किया जा सकता है। फिलहाल बेहतर प्रैक्टिस यही है कि फाइल यहाँ पे नेक्स्ट में JS की ही बने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं ज़रा, यहाँ पे इसको जो है ना लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे 200 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ठीक है सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। अच्छा ये नेक्स्ट जिसका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, इसको ज़रा आप यहाँ से हाइड कर दो, ठीक है, इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसको करते हैं। अच्छा ये इसका डार्क थीम चल रहा है ना इस ब्राउज़र पे, मैं ज़रा आता हूँ उसको, सही है। यहाँ पे अब हेलो वर्ल्ड आ रहा है, वो नॉर्मल आ रहा है ना जो हमने वैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा अब जो है ना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपने कोई हेडिंग रखनी है तो आप इसके बाद H1 रख सकते हो, दिस इज़ हेडिंग 1। अच्छा ये जो है ना, ये दोनों चीज़ें मैंने एक अदद एलिमेंट के अंदर बन की हुई है। इसको क्या कहा जाता है, किसी को पता है? फ्रेगमेंट कहा जाता है। क्या यूज़ केस होता है इसका? पेरेंट सेम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये इसका कंसेप्ट ये है कि अगर पेरेंट सेम नहीं होगा तो आपके पास एरर्स आएंगे। अच्छा ज़रूरी नहीं है आप फ्रेगमेंट का यूज़ करें, आप किसी भी एलिमेंट से पेरेंट सेम कर सकते हैं, आप डिव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिव वगैरह से बात होगा तो आपका यूज़र इंटरफेस ख़राब हो रहा होता है, चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस वजह से फ्रेगमेंट आपको आसानी प्रोवाइड करता है कि अलग से कोई एलिमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि एम्प्टी एलिमेंट आप वहाँ पे बनाकर रख सकते हैं, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा ये पेज हमारा किस पे आ रहा है, स्लैश पे आ रहा है क्या? ये पेज हमारे पास स्लैश पे आ रहा है। अगर मैं स्लैश ABC पे जाऊँ फिर क्या आना चाहिए? हाँ भाई क्या आना चाहिए? रिएक्ट में क्या होता था? रिएक्ट में क्या होता था? रिएक्ट में नॉट फाउंड आता था। वो तो हमने राउटिंग के अंदर बताना होता था ना, जब हम राउटिंग वाला काम नहीं करते थे तो रिएक्ट में होता क्या था? हाँ जो ऐप डॉट JSX में वही आएगा ना, ऐप डॉट JSX या इंडेक्स डॉट JS। अगर आपने वो CRA या कोई दूसरी चीज़ देखी है तो उसके अंदर फाइल्स का नाम डिफरेंस होता है। जो मेन फाइल है मेन डॉट JSX या JS जो भी उसके अंदर है वो चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी किसी भी आप राउट में। नेक्स्ट में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं स्लैश ABC पे जा रहा हूँ ना तो यहाँ पे हमारे पास 404 नॉट फाउंड का पेज आ रहा है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट का 404 पेज होता है। रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई 404 पेज नहीं होता। ये कह रहा है कि सिंपल स्लैश के लिए जो भी कंटेंट था वो आपने कहाँ पे लिखना है, ऐप के अंदर जो पेज डॉट JS है। ये ऐप राउटर है बेसिकली आपका। ऐप के अंदर जो पेज डॉट JS है वहाँ पे ज़रा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं इसके। अच्छा ये सारी वही कहानी है ना कि इसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ये सब कुछ वही आ गया। स्क्रिप्ट क्या होता है, पैकेज डॉट JSON क्या है, वो सारी कहानी यहाँ पे आ गई। और ये सिंपल ये जो हमारा जो है ना हेलो वर्ल्ड वगैरह जो हमने लिखा है वो आ गया। ये आ गया बेसिकली यहाँ पे ऐप के अंदर की किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। ये कह रहा है कि ऐप का मतलब है स्लैश, ठीक है। मतलब स्लैश पे ये जो पेज है ना ये आपका खुलेगा। अच्छा लेआउट क्या होता है? लेआउट जिस तरह से आपके कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आपको हर पेजेस में चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास नैव बार है, फुटर है। नैव बार फुटर आपको हर जगह चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लेआउट के अंदर रख सकते हैं। रिएक्ट के अंदर ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है आपको लेआउट, ठीक है। जैसे आपके पास कोई एप्लीकेशन है, इसी की एग्जांपल लेते हैं, ये वाला नैव बार और ये साइड वाला कंटेंट सेम है। अगर मैं किसी दूसरे उस पर जा रहा हूँ ना तो सिर्फ ये दरमियान का कंटेंट चेंज हो रहा है। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो सेम है। अब इसके लिए आप लेआउट बनाते हो रिएक्ट के अंदर कि सिंपल लेआउट होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। अब दरमियान का कंटेंट सेम होगा कि अगर राउट ये है तो ये हो जाए, राउट ये है तो ये हो जाए। ऐसा ही काम होता है ना रिएक्ट के अंदर। तो सिंपल लेआउट वाला काम जो है ना इसने बताया कि लेआउट आपको मिलेगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बिल्ट इन बेसिकली मिलेगा, तो सिंपल आप लेआउट वाला काम वहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लेआउट नहीं, हम यहाँ पे ऐप राउटर देख रहे थे। अच्छा ये सारी वही सारी चीज़ें आ गई ना, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले आपने इस तरह से काम करना होता था कि 3-4 फोल्डर बाहर आने थे, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अभी मैंने आपको बताया कि @ आपने लिखा, रूट पे आप आ जाओगे, वहाँ से जहाँ जाना है आप जा सकते हो। तो ये बड़ी आसानी आपको यहाँ पे मिलेगी ना। खैर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे जो है ना यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ऐप राउटर से रिलेटेड कुछ, ताकि मुझे ऐप राउटर की चीज़ें मिलें। ये ऐप के अंदर इसने बताया कि स्लैश पे आपका ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। अब स्लैश के अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास 2-3 पेजेस और हैं, जैसे कि स्लैश अबाउट का पेज है, स्लैश कॉन्टैक्ट का पेज है। तो ये सारा काम हम कैसे करेंगे? आप सिंपल यहाँ पे आओ कोड पे, ऐप के अंदर जिस भी जो भी आपने राउट क्रिएट करना है उस नाम से आप बना लो फोल्डर, ठीक है, फोल्डर। तो सिंपल जो है ना यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया अबाउट का, ठीक है। अबाउट का जो फोल्डर है इसके अंदर आप एक फ़ाइल बना देंगे पेज डॉट JS। और ये पेज डॉट JS ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइल का नाम डिफरेंट अगर आप कर दोगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। तो पेज डॉट JS जो है ना इसका नाम मैंने रखा हुआ है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे सिंपल मैं कर दूँगा RAFC और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट पेज और ज़रा यहाँ पे आते हैं स्लैश अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अबाउट का पेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश कॉन्टैक्ट,
अब क्या आना चाहिए, कॉन्टेक्ट पे जाएगा क्या, नॉट फाउंड आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है, क्योंकि ये हमने कोई इस तरह का राउट अभी बनाया नहीं है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है। राउटिंग वाला काम करने के लिए आपको 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं, npm i react router dom, ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करो, ठीक है, ब्राउज़र राउटर के अंदर पूरी एप्लीकेशन को रैप करो, फिर उसके बाद राउट्स बनाओ, राउट्स के अंदर राउट बनाओ, राउट के अंदर पाथ बताओ, पाथ के बाद एलिमेंट बताओ कि इस पाथ पे कौन सा एलिमेंट होता है। तो ये सारी कहानी बेसिकली आपने करनी होती है। 404 के लिए भी कि सिंपल आप स्टैटिक पे अगर कोई आ रहा है, मतलब कि जो राउट्स हैं उसके अलावा कोई आ रहा है तो ये अलग से कंपोनेंट दिखाते हो। तो ये सारा काम आपका बच रहा है। सिंपल यहाँ पे आपके पास फाइल बेस्ड राउटिंग या ऐप राउटर आपके पास चलेगा और सिंपल इस तरह से चीज़ें आपके पास चलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेज और बनाना है, कौन सा, कॉन्टैक्ट का। तो आप ऐप के अंदर क्या बनाएंगे, कॉन्टैक्ट का, और इसके अंदर आपने क्या कर देना है, पेज डॉट जेएस। और इसको ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्लैश पे जा रहा हूँ तो ये जो हमने पेज पे रखा हुआ था वो कंटेंट आ गया। स्लैश अबाउट में हम जा रहे हैं तो ये हमारे पास अबाउट पेज आ गया। अगर हम स्लैश यहाँ पे टेस्ट पे जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। सही है। तो इस तरह से जो है ना राउटिंग आपका बड़ा आसान होता है, नेक्स्ट.जेएस के थ्रू आप काम करेंगे। अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर आप काम करते हो कंपोनेंट बेस, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। छोटे छोटे आपने कंपोनेंट्स बनाए और आप काम करोगे। तो फॉर एग्जांपल नेवबार का कंपोनेंट है, फुटर हो गया आपके पास, हीरो हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स आपके बनते हैं। तो कंपोनेंट्स को जो है ना एक फोल्डर के अंदर हम रख देते हैं, दिस इज कंपोनेंट्स, जो कि आप रिएक्ट के अंदर भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एसआरसी तो हमारे पास है नहीं, अगर एसआरसी होता तो एसआरसी के अंदर हम बनाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए रूट पे ही मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे नेवबार का कंपोनेंट बनाना है, क्या करूँ उसके अंदर, पहले फोल्डर बनेगा, कौन सा फोल्डर, और इस नेवबार के अंदर एक फाइल बनेगी, दिस इज nev.js, ठीक है, या JSX आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे जो है ना एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं की है कि ये जो नेव है ना, इसका एन मैंने कैपिटल किया है। इसका कोई मुझे रीज़न बता सकता है कि ये एन मैंने कैपिटल क्यों किया है। हाँ भाई फैज़ान, हाँ रीज़न इसका क्या है कि क्यों करते हैं हम ऐसा, क्या चीज़, इसको बार बार यूज़ तो करेंगे ठीक है, लेकिन फिर भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना कि इसको कैपिटल से ही क्यों लिखें। हाँ कंपोनेंट है तभी आपने इसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर नहीं है। हाँ भाई जीशान, हाँ ये सही आंसर है कि ये तो JSX की फ़ाइल चल रही है हर जगह। JSX मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ साथ क्या चलेगी, XML मतलब HTML वाली चीज़ें। तो अगर आपने कहीं पे लिखा इसका नाम नेव है ना, अगर आपने इसको नेव कर दिया, नेव बार, ये नेव रहने देते हैं, नेव का भी टैग होता है। तो यहाँ पे आते हैं ज़रा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको मैं जावास्क्रिप्ट की जगह JSX कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे इंटेलिसिस दे। मैंने नेव लिखा, अभी तो खैर ये एरर किस चीज़ का वो आप लोगों को पता है, पेरेंट सेम नहीं, ठीक है, उसको देखते हैं, इग्नोर करो अभी। ये जो नेव है ये हमारे पास HTML वाला नेव है, ठीक है। अगर हमारे कंपोनेंट का नाम भी ऐसा ही लिखा होगा तो कंपोनेंट को भी तो ऐसे ही यूज़ किया जाता है रिएक्ट के अंदर, या तो आप सेल्फ क्लोजिंग यूज़ करोगे, दोनों तरीके होते हैं, ऐसे यूज़ करोगे ना तो ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये HTML का एलिमेंट है या आपका अपना बनाया हुआ कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपके अपने बनाए हुए कंपोनेंट कैपिटल लेटर से होंगे। अगर मैंने इस एन को कैपिटल कर दिया, अब देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, खैर कलर चेंज VS कोड की वजह से हो रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये HTML का नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, ये क्या है आपके पास, ये कंपोनेंट है। अगर ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है ना,
तो ये इसको HTML का एलिमेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस रखने के लिए सिंपल इस फाइल का नाम आप कैपिटल से रखते हैं और ये चीज़ ज़रूरी भी है। तो अभी आते हैं ज़रा, अच्छा आप इस फाइल का नाम ना भी रखो, जो अंदर फंक्शन है उसका नाम रख दो, तब भी काम आपका बन जाता है। फिलहाल बेहतर प्रैक्टिस है फाइल का नाम कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और नेवर के अंदर मैं इसको सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट को रिएक्ट कर दूँगा। नेव बनाया मैंने और नेव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर रखा हुआ है होम, ठीक है। अबाउट और क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्ट और क्या चाहिए हमें, लॉगिन, साइन अप। सही भाई, लॉगिन साइन अप हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अच्छा यहाँ पे ये बेसिक सा नेव बार है, HTML का थोड़ा बहुत मैंने कोड लिखा हुआ है, यकीनन ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेव है, यूएल है, लिस्ट आइटम्स है कुछ, ठीक है। तो सिंपल ये आपने जो कंपोनेंट बनाया ना, इस कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट या किसी दूसरे पेज में यूज़ किया जा सकता है, जैसे आप लोग रिएक्ट में करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो है ना स्लैश के पेज में चाहिए, क्या करूँगा मैं, पेज में आऊँगा, ऐप के अंदर जो पेज डॉट जेएस है, ठीक है। इस पेज की बात नहीं है, कॉन्टेक्ट की बात नहीं है, ना ही अबाउट की, ये जो इस पे था स्लैश पे था, यहाँ पे मुझे चाहिए नेव। हाँ भाई मिलना चाहिए क्या, नहीं मिलेगा, अब मिलना चाहिए। हाँ भाई तलाल मिलेगा, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं इसको, तलाल खड़े हो भाई, इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट क्या चीज़, नहीं बैठो, हाँ भाई आप खड़े हो, यस। कैसे करेंगे इसको इंपोर्ट, आप फर्स्ट पे कंपोनेंट का नाम आएगा, कंपोनेंट का नाम आ गया नेव फ्रॉम, हम मौजूद हैं पेज डॉट जेएस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे @ लगा दें फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे ना, रूट पे आ जाएंगे। तो अच्छा ये भी आप चला सकते हो, डॉट डॉट स्लैश भी चला सकते हो, डॉट डॉट स्लैश से भी आप इससे बाहर आ गए ना ऐप से, तो यहाँ पे आप पहुँच गए। तो आप कंपोनेंट स्लैश नेवर स्लैश नेव और इसको जरा चेक करते हैं, और स्लैश पे हमने इसको देखा हुआ है, तो ये आ गया आपका नेवर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ये वाला तरीका तो खैर यूज़ हो जाएगा, लेकिन इससे बेहतर तरीका है @ और कंपोनेंट्स के अंदर नेवर के अंदर नेव डॉट जेएसएक्स, और आप ये चेक करो ये चीज़ अभी भी वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल जो है ना आप यहाँ पे चला सकते हो। ये आपने नेवर बनाया था, ये कंटेंट जो रखा हुआ था वो चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप स्लैश अबाउट पे जा रहे हैं तो आपके पास अबाउट का पेज आया। अगर यहाँ पे भी आपको नेवर चाहिए फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अबाउट पेज के अंदर भी इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको हर पेज में ही चाहिए तो आप उसको लेआउट में रख सकते हैं। लेआउट का तो यही था ना कॉन्सेप्ट, तो सिंपल लेआउट के अंदर इसको मैं रख देता हूँ। ये बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर चिल्ड्रंस से पहले रख देते हैं, मतलब चिल्ड्रंस का मतलब जो भी आपके कंटेंट है, ठीक है, उस सब सारे कंटेंट से पहले। तो यहाँ पे मुझे चाहिए नेव और इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। देख लेते हैं इंपोर्ट इसने किया, यस इसने इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया। अबाउट पे भी ये चीज़ आ गई है, कॉन्टेक्ट पे भी ये चीज़ आ गई है, नोट फाउंड पे भी ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अच्छा अगर मैं स्लैश पे जाऊँ तो स्लैश पे ये चीज़ 2 दफ़ा क्यों आ रही है, हाँ स्लैश वाले पेज पे भी लगा हुआ है ना ये, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास यहाँ पे चलेगी, सही है।
अच्छा अब ज़रा क्लिक करने पे इसको नेविगेट करें क्या? ठीक है, रिएक्ट के अंदर कैसे होता है ये काम? रिएक्ट के अंदर ये काम कैसे होता है? एंकर टैग से या लिंक से? लिंक से। अच्छा LINK कैपिटल वाला ना रिएक्ट के अंदर, तो ये लिंक कहाँ से आता है रिएक्ट में पता है? रिएक्ट राउटर डोम से आता है। नेक्स्ट के पास ये जो है ना इसका अपना है, नेक्स्ट से आ जाएगा आपके पास सिंपल। तो यहाँ पे आते हैं ज़रा, नेवर हमारा ये रहा। सही है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है कहाँ से? नेक्स्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट का ये अपना है, तो सिंपल ये आपको यहाँ पे मिलेगा और मैं इसको ओपनिंग क्लोजिंग बना लेता हूँ ताकि इसके अंदर मैं रख सकूँ। सही है भाई, और इसको मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, इसका इशू नहीं है हमारे पास। देखते हैं अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। एक अच्छा एक्स्ट्रा भी एक लगा हुआ है तो इसको भी हटा देते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि जो लिंक है ना उसमें href का आपने प्रॉप नहीं भेजा। ठीक है, अच्छा HTML की किसी एलिमेंट को कोई एक्स्ट्रा बात बताई जाती है तो दिस इज़ एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर कंपोनेंट को कोई एक्स्ट्रा बात आप बताते हो तो दिस इज़ प्रॉप, कि आपने उसको क्या भेजना है? प्रॉप्स भेजना है। ठीक है, HTML का एलिमेंट होगा तो आपके पास एट्रीब्यूट आ रहा होगा। ठीक है, कि आपने ओल्ड का एट्रीब्यूट नहीं लगाया हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ज़रा यहाँ पे प्रॉप्स नहीं है तो इसको ज़रा जो है href का प्रॉप दे देते हैं। सही है भाई, ये जो होम है ये हमें स्लैश पे लेकर जाएगा, अबाउट हमें स्लैश अबाउट पे, ये हमें स्लैश कॉन्टेक्ट, और ये हमें लेकर जाएगा ABC पे। ABC पे कोई बना हुआ नहीं है ना पेज, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ लेकर जाएगा? नॉट फाउंड। देखते हैं ज़रा ये चीज़ चल रही है नहीं चल रही। मैं रिफ्रेश मैंने करा इसको, होम पे, अबाउट पे, कॉन्टेक्ट पे, और ये आ गया आपका नॉट फाउंड पेज। ठीक है, तो नॉट फाउंड भी चल रहा है, कॉन्टेक्ट भी चल रहा है, अबाउट भी, होम भी, मतलब ये सारा नेविगेशन यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। अच्छा एंकर के टैग अगर आप लगाओगे ना यहाँ पे तो हो सकता है आपके पास लोकली काम चल भी जाए। ठीक है, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करने जाओगे ना तो नेक्स्ट आपको बड़ा रोकता है हर चीज़ में। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने नेक्स्ट पहले यूज़ किया हुआ है, कुछ क्लासें आपकी हुई है नेक्स्ट की, तो आपने जो है ना जब इसको आप डिप्लॉय करने जाते हो वर्सल पे, रिएक्ट तो फ़ौरन से डिप्लॉय हो जाता है। रिएक्ट के अंदर हो सकता है एक दो एरर्स आपके पास आए हो कभी, नेक्स्ट आपका फ़ौरन से डिप्लॉय नहीं होता अगर आपने अच्छे से कोड नहीं किया तो। नेक्स्ट के अंदर जो है ना जैसे ही आप डिप्लॉय करते हो, जैसे ही उसकी बिल्ड बनती है ना, तो बहुत सारे लिस्ट आपके आ जाते हैं एरर्स के, कि ये काम आपने किया है। जैसे आपने एंकर का टैग लगा दिया तो ये एरर आएगा कि आपने वहाँ पे लिंक यूज़ करना है। अच्छा इमेज होता है ना, इमेज IMG जिससे लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप लोकली तो चल जाता है, तो जब आप इसको बिल्ड बनाओगे या इसको कहीं पे डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ भी ब्रेक होगी। ये कहेगा कि नेक्स्ट का इमेज यूज़ करो, ये सारी चीज़ें हैं। खैर वो सब कुछ देखेंगे, बात की कहानी है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपने गलत तरीके से यहाँ पे कोड किया, SEO फ्रेंडली कोड नहीं किया, तो आपको नेक्स्ट जो है ना डिप्लॉय करते हुए बहुत तंग करेगा। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एरर्स के थ्रू आ रही होंगी, वहाँ पे सब कुछ आपको इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से Next.js जो है ना SEO फ्रेंडली है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे हर जगह जो है ना आपको बाउंड कर रहा होता है। अच्छा अब आते हैं ज़रा यहाँ पे कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं, किस तरह से किसी कंपोनेंट को लेआउट में रखा जाता है, किस तरह से राउटिंग चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही, लिंक विंक सब कुछ समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सर्वर कंपोनेंट्स हैं। सही है, सर्वर कंपोनेंट का मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से जा रही हैं? सर्वर से जा रही हैं। मैं ज़रा एक काम करता हूँ, ये रहा स्लैश का पेज, स्लैश का पेज ये रहा। यहाँ पे मैंने रिटर्न से पहले लिखा console.log। console.log तो याद है ना क्या करता है?
मैंने लिखा टेस्ट और यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल, रिफ्रेश मैंने किया, आप चेक करो यहाँ पे टेस्ट आ रहा है और यहाँ पे इससे पहले क्या लिखा हुआ है, सर्वर से आ रहा है, कि ये वाला टेस्ट सिंपल आपके पास कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। अच्छा, कंसोल वगैरह जैसी चीज़ें जो है ना वो आपको ब्राउज़र पे नज़र भी आ रही हैं। सर्वर से आने का मतलब है ये सारे जो लॉजिक्स आप यहाँ पे लिखोगे उसको आप ब्राउज़र पे नहीं मंगवा सकते, मीन्स सर्वर साइड वाला काम यहाँ पे आप कर सकते हो। fs.read फाइल, fs.write फाइल, प्रोसेस डॉट अपना cwd, वो जो सर्वर साइड वाला काम है ना वो सब कुछ यहाँ पे चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट होने की वजह से क्लाइंट साइड वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। क्लाइंट साइड का क्या मतलब, आपने कोई जो है ना री रेंडरिंग करी, री रेंडरिंग के लिए क्या यूज़ होता है रिएक्ट में, यूज स्टेट। तो मैं ज़रा यहाँ पे काउंटर बनाता हूँ ताकि हम री रेंडरिंग करें। तो हमारे पास एक हेडिंग है, काउंटर इज 0, सही है। एक हमारे पास बटन है क्लिक, मैं चाह रहा हूँ इस बटन के क्लिक होने पे ये 0 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। ये काम कौन करवा सकता है यहाँ पे, हाँ भाई फैज़ान, सबसे पहले यूज स्टेट बनेगा। वेरी गुड, यूज स्टेट क्यों बनेगा भाई जिशान, हाँ री रेंडरिंग के लिए रिएक्ट वगैरह के अंदर यूज स्टेट यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये काम पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। तो यूज स्टेट मैंने बनाया। अच्छा, यूज जिस भी कंपोनेंट के अंदर स्टेट यूज़ होता है ना, तो वो कंपोनेंट आपके पता है कौन से कंपोनेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, डम्ब होते हैं, स्मार्ट होते हैं या डम्ब होते हैं। वो कंपोनेंट आपके, देखो सीधी सी बात है, अगर आपका किसी भी उसमें स्टेट यूज़ हो रहा है तो वो स्टेटफुल है, ठीक है। अगर स्टेट नहीं यूज़ हो रहा है तो वो स्टेटलेस है, ठीक है। अब जिसमें स्टेट यूज़ हो रहा है वो आपका स्मार्ट कंपोनेंट नहीं है, वो आपका डम कंपोनेंट है, ठीक है। स्मार्ट कंपोनेंट आपका वो होता है जिसमें स्टेट यूज़ नहीं हो रहा। अब अगर एक इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए ना, बात होगा यही पूछा जाता है कि स्टेटफुल कंपोनेंट जो है ना, स्टेटफुल कंपोनेंट आपकी वेबसाइट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप बोलोगे यकीनन होने चाहिए, उसके बगैर री रेंडरिंग वाला काम नहीं होगा। तो वो बोलेगा कि ज़्यादा स्टेटफुल होना चाहिए या स्टेटलेस होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा ज़्यादा स्टेटलेस होना चाहिए। स्टेटफुल सिर्फ आपने वहीं पे ही रखना है जहाँ पे आपकी मजबूरी हो, जहाँ पे री रेंडरिंग आपने करवानी हो, ठीक है। बिला वजह का कोई स्टेट आपने नहीं बनाना। इससे प्रॉब्लम पता है क्या होती है स्टेट से, री रेंडरिंग का मतलब आप समझो कंपोनेंट दोबारा से माउंट हो रहा होता है, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी रिएक्ट की फास्ट इसी वजह से होती है कि री रेंडरिंग वगैरह को रोक रहा होता है ना, बार बार कोई अपडेट वगैरह हिट नहीं होती। तो अगर री रेंडरिंग करने के लिए स्टेट आपने बनाया हुआ तो वो पूरा का पूरा कंपोनेंट दोबारा माउंट हो रहा है, पूरा का पूरा ये वाला कंपोनेंट अगर इसमें स्टेट लगा हुआ है तो जब कंपोनेंट फिर से माउंट हो रहा है तो इसका मतलब एप्लीकेशन स्लो होगी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा जाता है, जहाँ पे काम स्टेट्स वगैरह के बगैर चलेगा वहाँ पे स्टेट वगैरह आपने यूज़ नहीं करना है। इन सब चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है जब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाओगे तब। अच्छा, अभी आते हैं यहाँ पे ये जो यूज स्टेट है। अच्छा, यूज स्टेट आपको रिटर्न क्या करता है, किसी को पता है? यूज स्टेट आपको एरे रिटर्न करता है, ठीक है। क्या लेंथ होती है भाई अजीफ इस एरे की? एरे की 1 लेंथ होती है। लेंथ तो 1 से शुरू होता है ना, 1 2, इंडेक्स नंबर 0 से होता है, बिल्कुल सही है। 2 इसकी लेंथ होती है। 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होता है? वेरिएबल जिसके थ्रू आपने डेटा यूज़ करना है। 1 इंडेक्स पे क्या होता है? फंक्शन जिसके थ्रू उस वेरिएबल को अपडेट करना है। तो ये एरे रिटर्न कर रहा है, तो एरे को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं ना, डीस्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है ECMAScript 6 के अंदर। तो इसको डीस्ट्रक्चर, एरे को डीस्ट्रक्चर करने का तरीका ये, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट था, ऑब्जेक्ट अगर ये रिटर्न करता तो कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं। अब सिंपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल जो भी इसके 0 इंडेक्स पे रखा हो वो ए के अंदर आ जाएगा, बी के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी इसके फर्स्ट 1 इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ए के अंदर हमारे पास वेरिएबल है, बी के अंदर हमारे पास फंक्शन है। तो इसका नाम मैं कर देता हूँ वेरिएबल का काउंट और इसका नाम मैं
सेट काउंट, ठीक है। अच्छा अगर आप डिस्ट्रक्चर ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी आपके पास चीज़ें, आप सिर्फ क्या करना होगा, यूज स्टेट वेरिएबल में रखना होगा, वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, जीरो पे वेरिएबल है जो यूज़ करते हैं आप, तो वैसे करना होगा। फंक्शन कॉल करना होगा कैसे, वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट 1 और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के फंक्शन कॉल, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चर खैर आपने आसानी के लिए किया हुआ है। अच्छा ये आपको रिटर्न क्या करेगा, ये आपको वो जो है ना एरे रिटर्न करेगा, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अभी सिंपल मैं क्या चाह रहा था कि इस बटन के क्लिक होने पे एक कॉल बैक आएगा, ठीक है। कॉल बैक ने क्या करना है, सेट काउंट प्लस 1 कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे सिंपल ज़ीरो की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों रखा किसी को पता है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा ये कह रहा है यू आर इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल डेट डिपेंड्स ऑन यूज स्टेट इनटू अ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट के अंदर आपने क्लाइंट साइड वाला काम किया हुआ है। ये तो क्लाइंट साइड की कहानी है ना कि यूआई पे क्या री रेंडरिंग हो रही है, सर्वर कैसे क्या लेना देना री रेंडरिंग से, ये तो क्लाइंट साइड की कहानी है। तो क्लाइंट साइड वाली चीज़ें आपके सर्वर कंपोनेंट पे नहीं चलेंगी, अगर चलाना है तो उसको आपने क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, सही है। तो क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल आप एक काम कर दो, यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने बताया हुआ है कि आप यहाँ पे लिख दो यूज़ क्लाइंट, और यहाँ पे चेक करो आप, ये चीज़ आपके पास चल गई है। और काउंटर पे ये नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू नहीं सेट करी, तो उसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। काउंटर इज ज़ीरो और ये हो गया हमारा काउंटर, ठीक है। री रेंडरिंग भी चल रही है, सारी चीज़ें हैं, और ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट की तरह बिहेव भी कर रहा है। अच्छा फॉर एग्जांपल इसको भी ज़रा क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कंपोनेंट है अलग से जिसके अंदर ये काउंटर वाला काम होगा, और यहाँ पे इस स्लैश के पेज में उस काउंटर को यूज़ कर लेंगे। पॉसिबल है ना ये काम को कट करके किसी कंपोनेंट में रखें और उसको वहाँ पे यूज़ करें, पॉसिबल है। तो उसको ज़रा यहाँ से कट करते हैं बटन्स के साथ। कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर काउंटर के अंदर एक फाइल .jsx, ठीक है, या js आप रख दो। इसके अंदर आपने वो काउंटर रखा, और सिंपल आपको जो है ना स्टेट वगैरह चाहिए ना, तो वहीं से कट कर लेते हैं। इस स्टेट को इंपोर्ट भी करना है ना, सही है। ये सारा काम अब हमारे पास काउंटर कंपोनेंट के अंदर आ चुका है। मैं यहाँ पे अगर चेक करूँगा तो यहाँ पे ये वाला जो कंसोल है हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, और देखते हैं ये वाला कंसोल हमारे पास कहाँ से आ रहा है अभी। ये वाला कंसोल हमारे पास आ रहा है क्लाइंट से, ठीक है। अगर मैं इस यूज़ क्लाइंट को हटाऊँ, रिफ्रेश मैंने किया, ये वाला कंसोल अब कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। अब मतलब ये वाला जो आपका पेज वाला जो पेज बना हुआ है page.js, ये एक सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। कंसोल हमने रख के देखा सर्वर से चीज़ें जा रही हैं, तो मतलब सर्वर वाली चीज़ें चलेंगी। मैं काम करता हूँ, किसी एक फ़ाइल को रीड करते हैं, ठीक है। तो fs.read फाइल पढ़ा हुआ है ना हमने, import fs from fs, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया fs.read फाइल, ये तो सर्वर वाली कहानी है ना, fs.read फाइल राइट फाइल। गेट इग्नोर को रीड कर लें क्या, .get ignore, उसके बाद हम क्या देते हैं यहाँ पे, हाँ भाई इसके बाद यहाँ पे क्या देते हैं, रीड फाइल के बाद फाइल तो बता दी हमने। अच्छा वो भी आप कर सकते हो, प्रोसेस डॉट जो हमने पढ़ा हुआ है ना CWD वगैरह, वो भी चलेगा, अभी वो भी कर लेते हैं। इसके बाद क्या बताते हैं, ये डेटा मिलेगा कहाँ पे, इसके बाद जो कॉल बैक होता है इसमें मिलता है ना,
रीड फाइल ये भूल गए हो क्या आप लोग? ये तो हमने एक्सप्रेस के अंदर पढ़ा है कि इस पहले वाले में मिलता है आपको एरर, दूसरे वाले में फाइल डेटा या डेटा। सही है, नाम आप कुछ भी रखो। पहला डेटा नहीं चाहिए, एरर नहीं चाहिए, तो आप इसको अंडरस्कोर लगा के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ज़रा जो है ना console डॉट लॉग करते हैं डेटा को। सही है, और ये प्रॉमिस है ना, तो इसको तो अवेट के साथ चलाना पड़ेगा। fs तो प्रॉमिस है, टाइम लगता है ना इसको, तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे ये मुझे इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एसिंग करने के लिए यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको जो है ना एरो फंक्शन कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं कट करूँगा, ठीक है, पेस्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ठीक है, और यहाँ पे एरो फंक्शन का सिंटैक्स आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, एसिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको मैंने एसिंग किया, यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए, ये कर्ली ब्रेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी। अभी मैंने इसको क्या कर लिया, एसिंग कर लिया। अच्छा, एसिंग करने पे जो है ना हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो एसिंग की जगह मैं इस पर वो भी तो कर सकता हूँ अपना, क्या कहते हैं, देन भी तो लगा सकते हैं ना प्रॉमिस में। देन वाला तरीका किसी ने पढ़ा है? प्रॉमिस आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 के अंदर पढ़ा होगा ना, प्रॉमिस पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बिलाल प्रॉमिस पढ़ा है? इस पर देन कैसे चलेगा? हाँ भाई जिशान, देन कैसे चलेगा इस पर? इसको एक वेरिएबल में रखिए क्या? सही है, अब यहाँ पे सिंपल जो है ना ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये हमें एरर क्यों दे रहा है देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है यहाँ पे सही है। अच्छा यहाँ पे ये अवेट में दे रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसको एसिंग करके दोबारा देखते हैं, शायद सिंटैक्स का इशू था। ठीक है, अच्छा वैसे इसको मैं वो भी कर सकता हूँ, देन भी चला सकता हूँ, हो सकता है ये एसिंग अभी ना भी चले, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें एसिंक्रोनस हो जाएंगी ना। देखते हैं अगर एसिंग चल जाता तो ठीक है, छोटा सा काम करते हैं, एसिंग अगर ना चले इसको आप स्लैश प्रोमिसेस करना, ये जो वेरिएबल है ना ए डॉट देन कर देना, ठीक है, देन पड़ा हुआ है ना, देन और कैच कर सकते हैं हम, ए डॉट देन और ए डॉट कैच भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ए डॉट देन करने के बाद सिंपल आपको डेटा मिलेगा, एरो फंक्शन लगाया आपने, कंसोल कर दिया उसी डेटा को। अभी देखते हैं ये वाला काम यहाँ पे चल रहा है नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे ये प्रॉमिस वाला नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अवेट किया हुआ है। लेट्स सी, और इसको वेरिएबल के अंदर खैर रहने देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिला वजह का डिक्लेयर हुआ हुआ है। यहाँ पे बफ़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा बफ़र का मैंने आपको बताया था ना कि फ़ाइल सिस्टम से कोई चीज़ रीड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बाइनरी फॉर्म में आता है, बफ़र बाइनरी रॉ जिसको आप लोग कहते हो, तो इसको हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये चेक करो, ये जो है ना ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं, वो जो उस पर पड़ा हुआ है, गेट इग्नोर पे पड़ा हुआ है, ये देखो ये सारी चीज़ें, ये सब लिखा हुआ है। तो सिंपल जो है ना ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी गेट इग्नोर के अंदर रखी हुई थी वो सिंपल हमने फ़ाइल रीड किया है, फ़ाइल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर सिंपल आप सर्वर साइड वाला काम कर पा रहे हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सर्वर कॉम्पोनेंट है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश मैंने करा है इसको, और यहाँ पे आप चेक करो ये टेस्ट आपके पास आ रहा है, ये टेस्ट हमने यहाँ पे लॉग किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, आप चेक करो यहाँ पे कंसोल पे आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कंसोल पे? ये वाला जो कंसोल है ना ये सर्वर साइड कंसोल है, ये आपको सर्वर के टर्मिनल पे नज़र आएगा, क्लाइंट साइड कंसोल थोड़ी है कि आपको सिंपल ब्राउज़र पे नज़र आए। सही है, तो इस वजह से जो ना सिंपल आपके पास ये वाला कंसोल यहाँ पे चल रहा है, जो क्लाइंट साइड वाला कंसोल होता है वो आपके ब्राउज़र पे चलता है। ठीक है,
तो यकीनन ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक काउंटर बनाया हुआ है और ये जो है ना, ये तो खैर अभी हमें एरर थ्रो करेगा, क्यों? यूज स्टेट है ना, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको क्लाइंट कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको क्लाइंट कॉम्पोनेंट नहीं बना रहा हूँ, ज़रा इसको जो है ना यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक पेज के अंदर दूसरा कॉम्पोनेंट यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा नेव। देखते हैं क्या इशू आ रहा है। रिफ्रेश मैंने करा यहाँ पे, यहाँ पे स्लैश पे है हमारे पास ये चीज़। अच्छा नेव नहीं, हमें काउंटर चाहिए ना, काउंटर, और काउंटर इंपोर्ट भी हो चुका है। ये नेव बिला वजह का इंपोर्ट हुआ हुआ, इसको हटाते हैं। अच्छा यहाँ पे वही इशू आने लग गया कि सिंपल जो है ना आपके पास, उसको आपने क्या करना है? यूज़ क्लाइंट करना है। तो अगर मैं इसको यूज़ क्लाइंट कर दूं, ठीक है, सही है। अभी मैंने इसको क्या कर दिया? यूज़ क्लाइंट कर दिया, और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि इसको एफएस नहीं मिल रहा। अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट है तो ये तो एफएस को नहीं जानता, एफएस को तो आपका सर्वर जानता है ना, सर्वर कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पे एक बड़ी आसानी आपको मिलती है कि सर्वर कंपोनेंट के अंदर दूसरा क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक कंपोनेंट के अंदर सर्वर और क्लाइंट वाली दोनों चीज़ें चलेंगी। कैसे? यूज़ क्लाइंट आप इसको नहीं करो, इसको रहने दो सर्वर कंपोनेंट। ये जो काउंटर है ना, इस कंपोनेंट को आप क्या बना दो? क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया, ये सर्वर कंपोनेंट है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो सर्वर वाली चीज़ें तो चलनी चाहिए। और ये ऑलरेडी आपका क्या है? क्लाइंट कंपोनेंट है, तो क्लाइंट वाली चीज़ें यहाँ पे चलनी चाहिए। और इसको मैंने रिफ़्रेश करा और यहाँ पे काउंटर वाउंटर सब कुछ चल रहा है। और ये एफएस वगैरह, ये देखो फाइल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रीड होकर आ रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना आपके पास नेक्स्ट.जेएस के अंदर असल जो मेन, खैर वो शुरू में जब हमने चीज़ें देखी तो वो तो रिएक्ट से रिलेटेड थी ना। तो ये जो सर्वर कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट है, ये आपको समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इनिशियली चीज़ें वो वाली समझ में नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिएक्ट के अंदर आपने काम किया हुआ, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ये सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट की कहानी समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से हाँ यस, यूज़ इफेक्ट नहीं, उसको अलग से फिर क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रखना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट क्या चीज़? क्या चीज़? वो क्लाइंट कंपोनेंट से कॉल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है ना एपीआई वाला काम है, वो सिंपल आप जो है ना यहाँ पे फोल्डर बनाओगे एपीआई का, उसके अंदर आपने हेड करवाना है। कोई भी आपका कंपोनेंट है, ठीक है, किसी बटन के क्लिक होने पे आपने एपीआई को हिट करना है, तो सिंपल उस बटन के क्लिक होने पे यूज़ इफेक्ट लगाने की नीड नहीं है। अगर आपने उस पेज पे, उस कंपोनेंट पे जाते साथ वो चीज़ हिट करनी है ना, तो वहाँ पे यूज़ इफेक्ट लगाओगे तो वो एरर देगा कि ये सर्वर कंपोनेंट है। उस स्पेसिफिक पार्ट को अलग कंपोनेंट में आपने तोड़ दिया, उस कंपोनेंट को आपने क्लाइंट बना दिया, सर्वर कंपोनेंट में उसको कॉल कर दिया। अब मेन आपका सर्वर कंपोनेंट जा रहा है और वो स्पेसिफिक पार्ट आपका क्लाइंट बन के जाए। तो वो ये काम इस तरह से किया जा सकता है। जैसे अभी काउंटर को मैं डायरेक्ट रख रहा था तो यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट एरर दे रहा था, मैंने इस पार्ट को उठा के अलग कंपोनेंट में रखा, इस काउंटर वाले कंपोनेंट को क्लाइंट बना दिया। अब मैं इसको सर्वर कंपोनेंट में यूज़ कर पा रहा हूँ, यहाँ पे सर्वर वाली चीज़ें भी चल रही हैं। तो इस तरह का बेसिकली काम आप करवा सकते हैं। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। प्रोटेक्टेड राउट भी बनेगा। इवन आप इसको जो बैकएंड से प्रोटेक्ट किया जाता है ना, कि अगर ये बंदा वाला एडमिन नहीं है तो इस राउट पे इसको जाने ही नहीं दो, तो वो भी किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये फुल स्टैक चल रहा है ना, तो ये काम भी है। फ्रंट एंड का प्रोटेक्टेड राउट तो वैसे ही ब्रेक हो जाता है, उसका तो क्या इतना मसला है भी नहीं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।